नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो 35 साल पहले कश्मीर की वादियों में तब से लेकर आज तक गूंज रहा है। 1990 वो साल जब कश्मीरी पंडितों के खून से इस जन्नत की जमीन लाल हो गई थी। ये वो दौर था जब यहां की मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से हिंदुओं को धमकी दी जाती थी। मस्जिदों से एक ही नारा गूंजता था, रालिव, गालिव या चालिव, यानी या तो अपना धर्म परिवर्तित करो या फिर भाग जाओ, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। उस दौर में कई हिंदुओं की हत्या की गई, कई हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी गई, और इस सब से डर कर कश्मीरी पंडितों ने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया। लेकिन इस दौर में कश्मीरी पंडितों पर इतना बड़ा अत्याचार करने वाले कभी पकड़े ही नहीं गए। लेकिन अब 35 साल बाद इंसाफ का वक्त आ गया है। इन दरिंदों पर कानून का फंदा कसने लगा है, क्योंकि अब खुल गई है कश्मीर फाइल्स। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे इस कश्मीर फाइल्स का वो पहलू और वो पहला केस जिसमें एक हिंदू लड़की के साथ जुल्म की इंतहा की गई थी। उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन अब कश्मीर फाइल्स के इस पहले केस के 8 आतंकवादियों पर कस गया है शिकंजा, और अब होने वाला है इनका हिसाब। गांव वालों को इकट्ठा करके अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी, जिससे एक ही समुदाय के 24 लोग मारे गए। वारदात के बाद आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए। 11 of the 24 people killed in the Pulwama district of South Kashmir late last night were women and 2 were children. Unidentified terrorists in combat dress directed the unsuspecting victims to assemble for an identification parade, then shot them dead in cold blood. पूरे 35 साल बाद अब कश्मीर की घाटी में इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। अब उन दरिंदों का हिसाब होने वाला है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए थे। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने 1990 में हुए सरला भट्ट हत्याकांड में आज कई जगहों पर छापा मारा है। सरला भट्ट कश्मीरी पंडित थी और दुष्कर्म के बाद आतंकवादियों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसी मामले में आज श्रीनगर के 8 स्थानों पर छापा मारा है। एजेंसी ने जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासिन मलिक के घर समेत कई पूर्व कमांडरों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। हालांकि अभी यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। उसे टेरर फंडिंग केस में के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यासिन का बेटा गुलाम कादिर मलिक भी तिहाड़ जेल में बंद है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1990 के शुरुआती दशक में कश्मीरी पंडितों के कई हत्याकांड के मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत एसआईए ने आज ये एक्शन शुरू किया है, और एसआईए ने यासिन मलिक के अलावा पुराने आतंकवादी जावेद नलका, पीर नूर अल हक, अब्दुल हमीद शेख, बशीर अहमद गोजरी, फिरोज अहमद खान, रियाज कबीर शेख, जावेद अहमद मीर और गुलाम महमूद टपलू के घर पर छापा मारा है। आपको बता दें कि 1990 में सरला भट्ट की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। यह साजिश कश्मीरी पंडित समुदाय को घाटी से बाहर निकालने के लिए रची गई थी। 1990 में हुई इस हिंसा की वजह से लगभग पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय जो था वो घाटी से अपने घर छोड़कर चला गया था। घाटी से पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सरला भट्ट हत्याकांड में आज जब कई जगहों पर छापे मारे गए हैं तो एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने बताया कि अब जब इस मामले में कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है तो 3 दशक के बाद ही सही सरला भट्ट की आत्मा को शांति मिलेगी। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए, उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जेकेएलएफ के सरगना जो यासिन मलिक, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है और वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज
कुछ सबूत मिले हैं जिससे शहीद सरला भट्ट कश्मीर की बहादुर बेटी को कम से कम 35 साल बाद ही सही उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। तो कश्मीरी पंडित सरला भट्ट मर्डर केस में जांच एजेंसियों ने 35 साल बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासिन मलिक के घर पर छापा मारा है। सरला भट्ट की हत्या तब की गई जब कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकवादियों ने हिंदुओं को घाटी छोड़ने का फरमान सुना दिया था। हिंदुओं को मस्जिदों के लाउड स्पीकर से धमकी दी जा रही थी, रालिव, गालिव या चालिव, यानी कि या तो धर्म परिवर्तन करो या भाग जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। इसी दौर में सरला भट्ट श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स की नौकरी करती थी। चूंकि सरला भट्ट हिंदू थी, इस वजह से आतंकियों की लंबे वक्त से सरला भट्ट पर निगाह थी। इस अस्पताल में अब्दुल अहद गुरु और जेकेएलएफ के डिप्टी कमांडर हामिद शेख सक्रिय थे। ये आतंकी सरला को बार बार नौकरी छोड़ने की धमकी दे रहे थे। 14 अप्रैल 1990 को जेकेएलएफ के आतंकियों ने सरला भट्ट को उनके अस्पताल के हॉस्टल से किडनैप कर लिया। इसके बाद आतंकी उन्हें एक अनजान जगह पर ले गए। वहां इन दरिंदों ने उनके साथ पूरे 4 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। जब जिहादियों का मन भर गया तो उन्होंने सरला भट्ट को तड़पा कर मार डाला और आखिरकार 19 अप्रैल को श्रीनगर के डाउनटाउन में सरला की लाश मिली। जिसने भी उनकी लाश देखी उसकी रूह कांप गई थी। सरला के शरीर में अनगिनत छेद थे, कई कट लगे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और उनके हाथ पांव बांधे गए थे। उनके शव के पास ही हाथ से लिखा हुआ एक नोट था जिसमें दहशतगर्दों ने सरला को पुलिस का मुखबिर बताया था। लेकिन सरला के साथ हुए जुल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सरला की शव यात्रा निकल रही थी तब आतंकियों ने उस पर बम से हमला कर दिया। इसके बाद आतंकियों ने अनंतनाग में सरला भट्ट के पुश्तैनी घर को भी आग के हवाले कर दिया। इस सब से सरला भट्ट का परिवार टूट गया और उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़कर पलायन कर लिया। सरला भट्ट के परिजनों को पिछले 35 सालों से इंसाफ की तलाश है। तो अब इस बात की उम्मीद जगी है कि कश्मीर में पुराने पापों का भी हिसाब होने जा रहा है। सरला भट्ट के कातिलों पर एक्शन शुरू हो चुका है और अब यह माना जा रहा है कि सरला की तरह ही गिरिजा के परिवार वालों को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। दरअसल सरला भट्ट हत्याकांड के 2 महीने के बाद एक और कश्मीरी पंडित महिला से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी और उस महिला का नाम था गिरिजा कुमारी टिक्कू। 28 साल की शादीशुदा महिला गिरिजा एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट थी। कश्मीर घाटी में हालात बिगड़ने पर वो उनके परिवार ने जम्मू पलायन कर लिया था, लेकिन घर में पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए एक दिन वो अपनी बकाया सैलरी लेने के लिए कश्मीर घाटी लौटी। बांदीपोरा में गिरिजा अपनी पहचान के एक मुस्लिम परिवार के घर में ठहरी हुई थी और 11 जून 1990 को जब वो अपने स्कूल से अपनी सैलरी वापस लेकर आ रही थी तो उनकी बस को रोककर उनको अगवा कर लिया गया। आतंकियों ने गिरिजा की आंख पर पट्टी बांधी और उसे कार में बिठा कर ले गए। आतंकी गिरिजा को गांव से दूर ले जाया गया। इसके साथ कई दिनों तक उनके साथ जो है वो बर्बरता की गई और हैवानियत की गई। ऐसा कोई अत्याचार नहीं है जिसे गिरिजा ने ना झेला हो। और इस सब के बाद आतंकवादियों का मन जब भर गया तो उन्होंने 25 जून को 1990 का जो साल था, इन दरिंदों ने वो किया जिसके बारे में सोचकर भी 35 साल बाद भी रूह कांप उठती है। गिरिजा को लकड़ी काटने वाली आरा मशीन से 2 हिस्सों में काट दिया गया। उनके शव के 2 हिस्से कर दिए गए, उनके शव को बीच में से चीर दिया गया। और शर्म की बात है कि ये सब गांव वालों की आंखों के सामने हुआ था और गिरिजा के साथ साजिश रचने वालों में उसके जान पहचान के लोग थे जिन पर वो भरोसा करती थी। तो आतंकवाद के उस दौर में जब कश्मीर से हजारों की संख्या में कश्मीरी हिंदू पलायन कर रहे थे, उस वक्त घाटी में सर्वानंद कौल प्रेमी उन कश्मीरी हिंदुओं में से थे जिन्होंने आतंकवाद के सबसे भयानक दौर में भी कश्मीर में ही रहने का फैसला किया था। सर्वानंद को विश्वास था कि चूंकि वे अपने पूजा घर में कुरान रखते थे, इसलिए आतंकी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। घर वालों को भी उन्होंने यही भरोसा दिलाया था, लेकिन उनका यह भरोसा तब टूट गया जब 29 अप्रैल 1990 की शाम 3 आतंकी
बंदूक लेकर सर्बानंद कौल प्रेमी के घर पहुंचे और सारा सामान लूटकर पिता पुत्र को अपने साथ ले गए। अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल 1990 को पुलिस को उनकी लाशें पेड़ से लटकती हुई मिली और सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके पुत्र को उनके परिवार ने फिर कभी जीवित नहीं देखा। सरला भट्ट मामले में एसआईए की कार्रवाई के बाद अब सर्बानंद कौल प्रेमी के पुत्र राजेंद्र प्रेमी को भी उम्मीद है कि उनके पिता और भाई के हत्यारों को भी जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं ये आशा रखता हूं कि हमारे केस में भी जो पिछले साल ही खोला गया है उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो गई होगी, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई होगी और मैं ये उस दिन की आशा करता हूं जिस दिन मैं ये सुनूंगा कि ये लोग इसमें दोषी थे, इनको हमने बुक किया हुआ है और ये दोषी हैं। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ जाए जब मैं ये सुनूंगा, उस दिन मैं तमाम सरकार को बधाई के पात्र होंगे, वो मैं उनको ज़रूर बधाई दूंगा। तो कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या के मामले में एसआईए ने आज जिन लोकेशंस पर छापेमारी की है उनमें श्रीनगर के मैसूमा इलाके में जेकेएलएफ आतंकी यासिन मलिक का घर भी शामिल है। इनके अलावा जिन जगहों पर रेड हुई है उनमें से ज्यादातर जेकेएलएफ के पूर्व कमांडरों के ठिकाने बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में यासिन मलिक के इस कुख्यात संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं, यासिन मलिक के गुनाहों की फहरिस्त लिस्ट बहुत लंबी है। आतंकी हिंसा के साथ ही वो कश्मीर के युवाओं को हमेशा अलगाववाद की राह पर ले गया। कहा जाता है कि यासिन मलिक कश्मीर के उन 4 आतंकियों में से एक था जो सबसे पहले आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। 1987 के बाद यासिन मलिक और उसके साथी कश्मीरी मुसलमानों को बरगलाने लगे और उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा और उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए विवश किया। जेकेएलएफ आतंकियों ने नवंबर 1989 में श्रीनगर बाजार में जस्टिस न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर यासिन मलिक के जेकेएलएफ के आतंकियों के साथ मिलकर उसने दिसंबर 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो बाद में कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, उनकी बेटी महबूबा भी मुख्यमंत्री बनी, उनकी सबसे छोटी बेटी यानी महबूबा सईद की जो सबसे छोटी बहन थी रूबिया सईद का यासिन मलिक ने अपहरण कर लिया था। ये मामला भी अदालत में अभी भी विचाराधीन है और यासिन मलिक पर 1990 में रावलपोरा में 4 वायु सैनिक थे, अधिकारी थे, उनकी हत्या का मुकदमा भी चल रहा है। इसके बाद भी इतने गंभीर आरोपों के बाद भी यूपीए की सरकारों ने कार्रवाई करने के बजाय यासिन मलिक को वीआईपी मेहमान बनाया। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यासिन मलिक को अपने घर मुलाकात के लिए बुलाया था। 2013 में यासिन मलिक की तस्वीर लश्कर चीफ हाफिज सईद के साथ भी सामने आई थी, लेकिन 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और फिर यासिन मलिक पर शिकंजा कसने की शुरुआत हुई। 2016 में कश्मीर में हुई पत्थरबाजी पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए सरकार ने टेरर फंडिंग केस की जांच की शुरुआत की और 2017 में इस केस में यासिन मलिक को भी आरोपी बनाया गया। इसी मामले में मई 2022 में निचली अदालत ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई और फिलहाल यासिन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और कश्मीरी पंडितों के अधिकार की आवाज बुलंद करने वाले फिल्म निर्माता अशोक पंडित चाहते हैं कि यासिन मलिक को सख्त से सख्त सजा मिले। हम ये सब जानते हैं कि यासिन मलिक जो है बहुत ही डेडिड टेररिस्ट है, क्रिमिनल है। उसने बहुत सारी कश्मीरी पंडितों की जान ली है, एयरफोर्स ऑफिशियल्स की जान ली है, आर्मी जवान्स की जान ली है। ये रिस्पॉन्सिबल है रेप के, मर्डर के, किलिंग्स के और ये रिस्पॉन्सिबल है उनमें से जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग के। लगभग 7 लाख कश्मीरी पंडितों का निर्वासन हुआ था, वो वहां से निकाले गए थे और जम्मू के रिफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, हम लोगों ने। तो 90 के दशक में कश्मीर घाटी का माहौल बदल गया था। आतंकी चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे
और इसके बाद हजारों हजार कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया। लेकिन शोपियां के करीब एक गांव नदी मार्ग ऐसा था जहां के हिंदुओं ने घाटी छोड़ने से इनकार कर दिया। ये 2003 तक यहीं पर डटे हुए थे। लेकिन इसी साल 23 मार्च को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने नदी मार्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। उस रात 10:30 बजे के आसपास 7 आतंकवादी सेना की वर्दी पहनकर आए। उन्होंने गांव में रहने वाले हिंदुओं के नाम पुकारना शुरू किए। लोगों को लगा कि किसी आतंकी हमले की आशंका के चलते यहां के हिंदुओं को यहां से निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सबके सामने उनके कपड़े फाड़े गए और फिर सभी 24 कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भून दिया गया। इस नरसंहार में जान गंवाने वालों में 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिनमें से एक 2 साल का बच्चा था। और इस 2 साल के बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना था कि ये रो रहा था और आतंकियों ने इसे चुप कराने के लिए गोली मार दी। इसके बाद आतंकियों ने महिलाओं के शवों से गहने उतारे, घरों में लूटपाट भी की और इस नरसंहार का मुख्य आरोपी जो बताया जाता है वो जिया मुस्तफा था, जो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। नदी मार्ग नरसंहार का केस शोपियां की जिला अदालत में चला और इस मामले में कुल 38 गवाह थे। लेकिन सुनवाई के दौरान गवाही के लिए सिर्फ 13 गवाह ही सामने आए और आखिरकार कोर्ट ने 9 फरवरी 2011 को यह केस बंद कर दिया। अब इस केस को 2022 में फिर से खोला गया है और एक बार फिर अब 2025 में उम्मीद जगी है कि इंसाफ मिलेगा। तो इस नरसंहार के बाद नदी मार्ग गांव में रहने वाले सभी हिंदू यहां से चले गए। लेकिन इस गांव में अब भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग रहते हैं। इतने साल गुजरने के बाद भी यहां के लोगों को उस रात का भयानक मंजर याद है। कुछ समय पहले हमारी सहयोगी सकल भट्ट ने नदी मार्ग गांव का जायजा लिया था। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की थी। आप भी सुनिए वो बातचीत। इस गांव में जो हादसा हुआ था, अब तो ये एक तरह से सुनसान बंजर गांव है। आप तब यहाँ थे या आपने उस वाक्य के बारे में क्या कुछ सुना? हमने यहीं सुना, जब हमारा डेरा यहाँ पहुँच गया, यहीं सुना ये पंडित लोग यहाँ से भाग गया तो ये जम्मू चला गया। क्यों भागे पंडित लोग यहाँ से? बोलता ये मिलिटेंट ने तंग किया था, भाग गया। हाँ, यही। आपको पता है इस गांव में तकरीबन 24 पंडितों को मार गिरा। इस गांव में उनके बारे में कुछ बात होती थी? ये लोगों ने ये बात किया ना, यहाँ का ये कश्मीरी लोग बात करता है, ये यहाँ वो बेचारा यहाँ मार याद इधर से भाग गया। यहाँ के कश्मीरी लोग क्या बताते हैं 2003 में क्या हुआ था? उस वाक़े के बारे में वो क्या बोलते हैं? यही बोलता है, ये इधर जमा किया, मारिया बेचारा, वो कोई भाग गया, कोई क्या हो गया। यहीं बोलता रोड, बोलता ये यहाँ रोड में। हाँ, इसी रोड में। दिखाइए तो। हाँ, इसी रोड में, इसी रोड में। इस रोड में? हाँ, इस रोड में क्या ये जो पगडंडी जा रही है, ये जो पगडंडी जा रही है सीधे, हाँ, इसी रोड में, इसी रोड में क्या किया? इसी रोड में जमा किया। हाँ। तो बाद में इनको मार दिया, दबा डाला, कोई भाग गया, कोई मार दिया बेचारा। हाँ, इस रोड पे खड़ा करके मारा? हाँ, खड़ा करके जमा करके ना तो फिर मार दिया। ये यहाँ के लोग? हाँ, यहाँ के लोग यही बोलते हैं ना, हमने तो कुछ देखा नहीं है, हम तो यहाँ इसी साल आ गए। हाँ, यहाँ के लोग अभी भी उस 2003 के वाक़े को नहीं भूल पाए? ना, नहीं कहते, यही बोलते हैं जी जमा किया तो मार दिया। किनको जमा किया? मिलिटेंटों ने जमा किया, कश्मीरी पंडित लोग थे जो, वो जमा किया तो मार दिया, बाकी जो रह गया था तो वो भाग गया। हाँ। अभी यहाँ इन घरों में ये सब पंडितों के मकान हैं? सब पंडितों का, सब ये सारे मकान? सारे ये जो है ना, जो सब जितना मला ये सब पंडितों का है, सब पंडितों का है। ये जो उधर से लेकर नीचे तक है ना, ये सब पंडितों का मला है, इसमें कुछ नहीं आज इसी तरह है, वीरान। जी, ये पंडितों का है सब, और आज कोई भी नहीं इनमें ये वीरान वतन किया है इसी तरह। और आप भी एक पंडित के मकान में रह रहे हैं? जी जी जी। हाँ, हम इसमें रहते हैं। तो नदी मार्ग कश्मीर की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां कभी बर्फ की सफेदी और चिनार के पेड़ों की छांव में कश्मीरी पंडितों की जिंदगी बसती थी।
आज यहाँ भले ही ये लोग नहीं हैं, लेकिन आज भी ये नदी मार्ग गांव एक दर्द की कहानी अपने भीतर दबाए बैठा है। आज से 22 साल पहले इसी गांव की शांत फिजाओं को गोलियों की गूंज और चीखों ने चीर दिया था। एक ही रात में 24 मासूम कश्मीरी पंडितों का जीवन छीन लिया गया था। वो लोग जिनके आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, जिनके घरों से चूल्हे से धुआं उठता था, जिन दरवाजों पर शांति का मंत्र ओम लिखा हुआ था, आज सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। घर तो खाली हैं, मगर उनमें बसी यादें आज भी जिंदा हैं। ऐसा लगता है कि इन घरों की टूटी खिड़कियां, जली हुई दीवारें और सूने आंगन मानो अब भी अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की हवा में अब भी वो सिसकियां गूंजती हैं जो उस रात उठी थी और कभी थमी नहीं। नदी मार्ग सिर्फ एक गांव का नाम नहीं, बल्कि एक घाव है जो कश्मीर के सीने पर आज भी ताज़ा है। आप देख सकते हैं नदी मार्ग के गांव की वो तस्वीरें। ये वीरान मंदिर, जब यहाँ पर अब कोई पूजा करने नहीं आता, क्योंकि एक भी कश्मीरी पंडित अब इस गांव में नहीं बसा है। और ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब हमने ली थी। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे सरला भट्ट मामले में SIA की छापेमारी पर कश्मीरी पंडित समुदाय और संगठनों ने क्या कहा। एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। हेलो, थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। अरे लड़की ने FIR किया है, आपको उसका कॉपी भेजे हैं, देख लीजिए। क्लेरा का इज्जत बचाना है तो 2 लाख रुपए भेज दीजिए, फोन पर लिंक भेज रहे हैं। पैसा ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है, आपका विकास तो हमारे साथ पे देखिए। विकास तुम लड़का यार क्या कर रहा है, क्या करे, मारने की जरूरत नहीं है, एकदम निर्दोष है वो। कभी भी किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930-1930 पर कॉल करें, या फिर जो नीचे वेबसाइट दिया है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सरला भट्ट मामले की जांच का कश्मीरी पंडित समुदाय और संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस मामले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सरला भट्ट के साथ जो हुआ, ये ईश्वर किसी को ऐसा मंजर न दिखाए, ऐसा दिन न दिखाए। हम ये भी चाहते हैं कि अपील करते हैं सरकार से कि सरला भट्ट की मर्डर और किलिंग्स के साथ साथ हम एक क्लोजर चाहते हैं बाकी किलिंग्स को लेकर। जैसे सर्वानंद प्रेमी हुए, प्रेमनाथ भट्ट हुए, लसा कौल हुए, जस्टिस नीलकंठ गंजू हुए, सतीश टिप्पू हुआ। ऐसे लंबी लाइन है एक के बाद एक जो हम दर्शा सकते हैं। जिस तरीके से उनको मारा, उनका रेप हुआ, उनको लटकाया गया, उनको आरी की मशीन पर काटा गया जैसे गिरजा थिकू थी। जब तक इन सारे केसेस का क्लोजर नहीं मिलेगा, हमें दिल से शांति नहीं मिलेगी। जो जख्म हमने देखे हैं, जो जख्म हमें दिए गए हैं, तो मरहम तो किसी ने की नहीं थी आज तक। तो हम भी इसी इंतजार में थे कब ऐसा भी मौका आएगा कि ऐसे लोगों की फाइलें खुलेंगी और ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी जो 90 के जिम्मेवार है। तो अगर कार्रवाई हो रही तो अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए।
तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।